आज का लेक्चर हमारा जो है वो मैट्रिक्स और मेजरमेंट्स का पहला पार्ट है। 3 टोटल हम वीक्स इस पे लगाएंगे और इसके अंदर हम डिफरेंट पॉसिबल सेट ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे। 4 जो हमारे पास पीस हैं, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, प्रोसेस और पीपल। तो उन सब के पर्सपेक्टिव में कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इन चीज़ों को मेजर करने के लिए, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, प्रोडक्ट हो, प्रोसेस हो या पीपल हो। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम 2 मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, एक लाइन ऑफ कोड और फंक्शन पॉइंट्स, और जो कि रिलेटेड है आपके प्रोडक्ट ओरिएंटेड मैट्रिक्स है। सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक discussion or comparison between these two terms, measure and metric. तो मेजरमेंट या जो खाली अगर मेजर की बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो मेजरमेंट जो है वो किसी भी चीज़ की क्वांटिटेटिव आप कह लें टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करती है। कोई अमाउंट है, कोई डायमेंशन है, कोई कैपेसिटी है, कोई साइज है सर्टेन एट्रीब्यूट का। फॉर एग्जांपल कोड के केस की में एक मेजर हो सकता है नंबर ऑफ एरर्स का। अब इस मेजर को आप कह लें का जो कॉन्टेक्स्ट है, इसको हम किसी यूनिट या स्केल की बेस के ऊपर जज करते हैं। तो वो यूनिट या वो जो स्केल है कि ये जो मेजर है वो किस क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, वो चीज़ हमारी जो है वो मैट्रिक कहलाती है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एरर्स फाउंड पर पर्सन पर आवर्स एक्सपेंडेड, kilo line of codes per defects per kilo line of code, mean time between failures, failure rate, mean time to failure, mean time to repair। तो ये सारे मैट्रिक्स हैं जो क्वांटिटेटिव या नंबर्स की फॉर्म में आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये जो इंडिकेटर है वो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर या प्रोसेस के अंदर कितनी क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है। और ये जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है बेसिकली, फिर इसको यूज़ करते हुए आप बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर सर्टेन टाइप के डिसीजन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो जो हमारे 4 पीज हैं सॉफ्टवेयर मेजरमेंट के, प्रोडक्ट, प्रोसेस, पीपल एंड प्रोजेक्ट, 3 ऑब्वियसली डिफरेंट नेचर के हैं और पीपल एंटायरली डिफरेंट नेचर के हैं। हम देखेंगे भी कि पीपल को मेजर करना एट टाइम्स मिसलीडिंग हो जाता है, क्योंकि सर्टन एस्पेक्ट्स हैं जिनको देखना होता है जब आप पीपल की मेजरमेंट की बात करते हैं। जबकि प्रोडक्ट है या प्रोसेस है या प्रोजेक्ट है, दीज आर दोज थिंग्स जो कि ह्यूमन या सब्जेक्टिव नहीं है, ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सेंस के अंदर आ जाती हैं। ह्यूमन जो है वो एक सब्जेक्टिव केस है, और उसकी जो मेजरमेंट है या उसके जो इंडिकेटर्स हैं, एट टाइम्स दे डिमांड कि आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव में, मल्टीपल आस्पेक्ट में, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन इंडिकेटर्स को एनालाइज करें। प्रोडक्ट obviously we know कि is the outcome of a project, और प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर के केस में हमारी सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन है और उसके साथ जो भी डिलीवरेबल्स, डॉक्यूमेंटेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूज़र को, वो तमाम की तमाम चीज़ें दे आर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को हम फिर मल्टीपल एस्पेक्ट में एनालाइज करते हैं, उसकी मेजरमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसको साइज़ के कॉन्टेक्स्ट में मेजर कर सकते हैं, जिस तरह हम लाइन ऑफ कोड्स की बात करेंगे आगे। हम उसको फंक्शनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग समथिंग लाइक फंक्शन पॉइंट और फंक्शन काउंट। हम उसके कॉस्ट के एस्पेक्ट में मेजर कर सकते हैं कि कितनी कॉस्ट स्पेंड होती है एक स्पेसिफिक पोर्शन में, स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर, स्पेसिफिक टाइप की फीचर्स के ऊपर। और इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप के जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हमने देखे थे सेकंड लेक्चर में, हम उसके एस्पेक्ट से भी प्रोडक्ट को मेजर कर सकते हैं, जो कि मोस्टली बाय फार बाय लार्ज जो नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं वो आपको उसकी मेजरमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस इज समथिंग जिसको
अप्लाई करके, जिसको फॉलो करके आप उस प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो what life cycle do we use, what deliverables are we going to produce, how they are analyzed, how can the process helps you to produce the product faster। ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो पॉइंट है, वो रिलेटेड है आपके प्रोडक्ट की, आपके प्रोसेस की एफिशिएंसी से। और जो अगला एस्पेक्ट है, हाउ कैन द प्रोसेस हेल्प टू प्रोड्यूस बेटर प्रोडक्ट, ये रिलेटेड है इफेक्टिवनेस से, एक्यूरेसी से। दो चीज़ें हैं जो कि अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं। एक सिस्टम की, प्रोडक्ट की भी हो सकती है ऑब्वियसली एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, और प्रोसेस की भी हो सकती है। एफिशिएंसी प्योरली रिलेटेड है टाइम से। एफिशिएंट मींस कितनी जल्दी, सपोज आप कह लें आपका सपोज एप्लीकेशन का रिस्पांस टाइम कितना क्विक है, थ्रूपुट, कैलकुलेशन रेट कितने जल्दी जो है वो कंप्यूट हो जाते हैं, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो यूज़र को जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करके देती है वो मिनिमम टाइम में करके देती है। तो दिस इज़ समथिंग जो कि आप कह सकते हैं कि एफिशिएंसी के कॉन्टेक्स्ट में। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस ए भी आपके पास अवेलेबल है, प्रोसेस बी भी आपके पास अवेलेबल है। प्रोसेस ए और प्रोसेस बी अल्टीमेटली फॉलो करके आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब प्रोसेस ए जो है आपका ज़्यादा लीन है एज कम्पेयर टू प्रोसेस बी, जिसके अंदर वेस्ट है। अब वेस्ट, जिस तरह हम कोड की बात करते हैं ना कि कोड को ऑप्टिमाइज़ किया जाए, दैट मीन्स कि कोड के अंदर से वेस्ट निकाला जाए, जो रिडंडेंट एलिमेंट है उसको निकाला जाए। तो वही चीज़ें प्रोसेस के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं। सपोज आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए 5 डिफरेंट एक्टिविटीज़ या टास्क को एग्जीक्यूट करवा कर एक काम कर सकते हैं, और सेम दूसरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए वही चीज़ें एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, मे बी 3 आप कह लें स्टेप से या 3 टास्क से। तो जहाँ पे आप समझते हैं कि जिस प्रोसेस के अंदर वेस्ट है, जिस प्रोसेस के अंदर जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, तो इसका मतलब है अल्टीमेटली दैट विल नॉट बी एन एफिशिएंट प्रोसेस एज कम्पेयर टू द अदर वन, कि जो आपको लीन या आप कह लें कि वेस्ट फ्री सॉर्ट ऑफ प्रोसेस प्रोवाइड करता है, जिसको फॉलो करते हुए आप उस एप्लीकेशन को डेवलप कर सकें। तो उस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि दैट इज़ एन एफिशिएंट प्रोसेस। और सिमिलरली जो सेकंड पॉइंट है इफेक्टिवनेस का, वो प्योरली रेलिवेंट है एक्यूरेसी से। हाउ एक्यूरेट आर योर रिजल्ट्स। ऐसे जैसे आप कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन ले लेते हैं, बैंकिंग ऐप एक एग्जांपल ले लेते हैं, और यहाँ पे हम कोई ट्रांसफ़र कैश का ऑपरेशन करते हैं, या कोई कार्ड लोड का करते हैं, कुछ भी करते हैं। हर सिनेरियो के अंदर सपोज अगर आप 5,000 रुपये ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी दूसरे को, तो अगर वो 5,000 के बजाय 6,000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो दिस इज़ समथिंग जो कि दिस क्वेश्चन रेज करेगी उसकी एक्यूरेसी पे, कि एप्लीकेशन लॉजिक में इशू है, एरर है, आपके जो आउटकम है वो एक्यूरेट नहीं है। और जब हम एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस सिनेरियो के अंदर हम कहेंगे कि ये जो आपने पैसे सपोज ट्रांसफ़र किए वो इतने नंबर ऑफ सेकंड्स के अंदर हो गए, और दूसरे केस के अंदर वो सपोज ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम मेजरमेंट होगी, और एक्यूरेसी जो है वो रिलेट करती है इफेक्टिवनेस से। तो प्रोसेस कितना इफेक्टिव है एक बेटर या एक्यूरेट प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। तो जैसी प्रोडक्ट की एक्यूरेसी या एफिशिएंसी होती है, वैसे ही आपके प्रोसेस की भी एक्यूरेसी, इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी होती है। तो इस किस्म के एस्पेक्ट्स को हम मेजर कर सकते हैं जब हम प्रोसेस को मेजर करने की बात करते हैं। उसके बाद पीपल मेजरमेंट, जहाँ पे हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स का जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको एनालाइज करते हैं डिफरेंट इंडिकेटर्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल उनकी स्पीड क्या है काम की, एक दिन में वो कितनी लाइन का सपोज कोड लिखते हैं, एक दिन में वो कितने फंक्शन पॉइंट डेवलप करते हैं, एक दिन में वो कितनी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट करते हैं, एक दिन में वो कितने टेस्ट केसेस डिज़ाइन करते हैं, कितने एग्जीक्यूट करते हैं, कितने बग्स डेली बेसिस के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं उनके कोड में, अगर अगर हम एक कोडर को एवेलुएट कर रहे हैं, कितनी लीव्स वो लेते हैं ओवर द पीरियड, मे बी अ मंथ, या जिसमें भी आप जिस पीरियड में भी एनालाइज कर रहे हैं, आई ईयर। सो इन शॉर्ट, जिस तरह मैंने पहले थोड़ी देर पहले बात की थी कि एट टाइम्स जो ये न्यूमेरिकल इंडिकेटर्स हैं पीपल मेजरमेंट के केस में मिसलीडिंग हो सकते हैं। तो जब हम पीपल को मेजर करने की बात करते हैं विच इज़ प्योरली सब्जेक्टिव में बनता है आपका सिनेरियो,
तो वहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ता है, रादर देन कि आप सिर्फ प्योरली कुछ नंबर्स की बेस के ऊपर डिसाइड करें कि हु इज़ बेटर देन द अदर वन। और वैसे भी एक इसको हम कहते हैं कि अ काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल सा प्रोसेस है, और इसकी वजह ये है कि हम लोग या पर्सन जो है ऑफिस अक्सर जो है वो अपने आप को रेट करना नंबर्स में पसंद नहीं करते, एंड दैट इज़ फेयर इनफ, क्योंकि नंबर्स के अंदर रेटिंग्स जो है वो एट टाइम्स क्लियरली इंडिकेट नहीं करती किसी भी इंडिविजुअल का पर्सन का ट्रू पोटेंशियल। सो लेट्स टॉक अबाउट और प्रोडक्ट मैट्रिक्स। हम जो इस लेक्चर में और आगे भी आप कह लें कि नेक्स्ट लेक्चर में भी प्रोडक्ट बेस्ड मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो उसमें साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स भी हैं जो कि प्योरली साइज के ऊपर बेस करते हैं। उसमें डिफेक्ट बेस्ड मैट्रिक्स भी हैं, लाइक डिफेक्ट्स पर किलो लाइन ऑफ कोड हो गया, फेलियर रेट हो गया। इसी तरह कॉस्ट बेस्ड मैट्रिक्स भी हैं जो कि प्रोडक्ट रेलिवेंट है कि कितनी कॉस्ट या कितनी एफर्ट कंज्यूम हुई है इस मॉड्यूल के लिए, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। टाइम बेस्ड मैट्रिक्स भी हैं, क्योंकि अगेन टाइम इज समथिंग, टाइम रिसोर्सेज ये तमाम की तमाम चीज़ें इवेंचुअली आप कह सकते हैं कि लिंक्ड हैं कॉस्ट से। और इसके अलावा जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स रेलिवेंट मैट्रिक्स हैं, लाइक रिलायबिलिटी एक क्वालिटी एट्रीब्यूट है, और उसको मेजर करने के लिए हम फेलियर रेट भी यूज़ करते हैं, उसको मेजर करने के लिए हम मीन टाइम बिटवीन फेलियर भी यूज़ करते हैं। तो इस किस्म के एट्रीब्यूट्स भी इसके अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे, देखेंगे, और बाकी जो टाइप्स हैं उनके भी एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। आज हम जो है वो बात करेंगे पहले वाले की, विच इज़ साइज बेस्ड मैट्रिक्स। तो साइज बेस्ड मैट्रिक जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं या सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर की साइज को डिस्क्राइब कर रहा है कि आपकी एप्लीकेशन सपोज कितने लाइंस ऑफ कोड का कॉम्बिनेशन है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख एंड सो। तो लाइन ऑफ कोड की फॉर्म में भी अक्सर उसको लिखा जाता है, और किलो लाइन ऑफ कोड की फॉर्म में भी लिखा जाता है, क्योंकि जब ये नंबर बढ़ जाता है तो आप किलो लाइन ऑफ कोड यूज़ कर लें तो वो 3 zeros एक किस्म के ऑलरेडी आपके पास आ जाता है। जिस तरह मैं इसको 12 किलो लाइन ऑफ कोड कर देता हूँ, तो दैट मीन्स 12,000 लाइन ऑफ कोड। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे गिवन है। डिफेक्ट्स पर किलो लाइन ऑफ कोड, डिफेक्ट्स पर खैर पर तो नहीं होगा, लाइन ऑफ कोड किलो पर किलो ही होगा। कॉस्ट पर लाइन ऑफ कोड, डॉक्यूमेंटेशंस पर किलो लाइन ऑफ कोड। 1000 कोड के पर्सपेक्टिव में कितने डॉक्यूमेंटेशन के पेजेस हैं, या कितनी डॉक्यूमेंटेशन की लाइंस भी हो सकती हैं वैसे, जो कि इस सॉफ्टवेयर के साथ एसोसिएटेड हैं। 1000 लाइन ऑफ कोड के अंदर कितने बग्स ऑन एवरेज जो है वो निकल के आ रहे हैं। उसके बाद जो साइज का पैरामीटर है, that is very important as far as certain type of measurements are concerned. For example, आपका जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने डिफरेंट टाइप की एवेल्युएशन करनी है, उसने डिफरेंट टाइप के एनालिसिस करने हैं। तो अगर उसको ये साइज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो उसकी बेस के ऊपर वो फ्यूचर के लिए, काइंडली माइक ऑफ कर दें। सो इसकी बेस के ऊपर फ्यूचर प्रेडिक्शंस की जा सकती है इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स जो है वो समहाउ प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं अगर आपको अपने सिस्टम के साइज के बारे में कुछ इंडिकेशन जो है वो मिल जाती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम ये साइज बेस मैट्रिक्स की जो बात कर रहे हैं, इसमें दो टाइप के मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं। एक आपका LOC मैट्रिक है, लाइन ऑफ कोड, जो भी मैं पीछे देखा
उसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। आजकल आपके जितने भी एडिटर्स हैं वो लाइन ऑफ कोड आपके सामने चीज़ें शो हो रही होती हैं, तो यू डोंट इवन नीड टू कंप्यूट एक्चुअली। तो इजी टू कंप्यूट के बजाय इट इज़ ऑलरेडी कंप्यूटेड नाउ डेज। और यूजर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्रीटी इजी टू यूज़ एज वेल। लेकिन इसका जो पोटेंशियल ड्रॉबैक है वो ये है कि इसकी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है लैंग्वेज के ऊपर भी और प्रोग्रामर के ऊपर भी। फॉर एग्जांपल, एक ही सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसको हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करें, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको लाइन ऑफ कोड का जो इंडिकेटर है वो हर केस में डिफरेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, ये एक वीडियो रेंटल सिस्टम है जिसको हम 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर डेवलप करने जाएं, तो फॉर एग्जांपल जो फॉक्स प्रो है वो उसके अंदर आप इसको अराउंड ऑन एवरेज 2000 लाइंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम पास्कल की बात करें तो उसको आप अराउंड 5000 लाइन में लिख सकते हैं। और असेंबली जो कि लो लेवल लैंग्वेज है उसकी बात करें तो वहाँ पे अराउंड 15000 लाइन ऑफ कोड आपको लिखनी पड़ेगी इस टाइप के वीडियो रेंटल सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो सेम फंक्शनैलिटीज़ हैं, सेम फीचर्स हैं तीनों केस में, लेकिन एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कि फॉक्स प्रो सिर्फ 2000 लाइन के अंदर आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जो असेंबली आपको 15000 लाइंस के अंदर प्रोवाइड कर रही है। सो दैट मीन्स कि लाइन ऑफ कोड का जो मैट्रिक है इट इज़ नॉट समथिंग जिसके ऊपर हर सिनेरियो में रिलाई किया जा सके, और एट टाइम्स इट कैन बी मिसलीडिंग। इसी तरह जो सेकंड सिनेरियो था या प्रॉब्लम था वो ये था कि आपका ये जो लाइन ऑफ कोड का मैट्रिक है वो पीपल डिपेंडेंट भी है या प्रोग्रामर डिपेंडेंट भी है। सेम वीडियो रेंटल सिस्टम हो सकता है कि आपका जो डेवलपर ए है वो 2000 लाइन ऑफ कोड में डेवलप कर दे, डेवलपर बी जो है वो 1200 लाइन ऑफ कोड में डेवलप कर दे, और सी जो है वो 2500 लाइन ऑफ कोड में डेवलप कर दे। सो दैट मीन्स कि डेवलपर बी जो है आपका वो काफ़ी हद तक एक लीन कोड लिख रहा है, और डेवलपर सी है वो एक ऐसा कोड लिख रहा है जिसको हम कह सकते हैं फैट सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा क्या नाम है रिडंडेंसी या वेस्ट जो है वो नज़र आएगा या मिलेगा। तो अगेन चूंकि इसकी डिपेंडेंसी डेवलपर के ऊपर भी आ जाती है, प्रोग्रामर के ऊपर भी आ जाती है, और इसकी डिपेंडेंसी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि एट टाइम्स आपके पास प्लेटफॉर्म का कंट्रोल नहीं होता। एट टाइम्स एक कंस्ट्रेंट होता है कि आपने एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को ही अप्लाई करके इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो इसका मतलब है कि लाइन ऑफ कोड का जो इंडिकेटर है ये जो है वो मिसलीडिंग हो सकता है। इसके अलावा एक और सबसे आप इसका जो आप कह लें मेन ड्रॉबैक है या मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि लाइन ऑफ कोड आप उस वक्त तक आपको नहीं पता चलता जब तक आप वो सॉफ्टवेयर लिख नहीं लेते, जब तक आप वो फंक्शनैलिटी लिख नहीं लेते, कोड कर नहीं लेते या सिस्टम डेवलप नहीं कर लेते। तो उस ऐसे टाइम्स के ऊपर जब हम कहते हैं ना कि अर्ली टाइम के ऊपर जब बहुत सी चीज़ों की प्रोडिक्शन हो रही होती है, तो आपका जो मैनेजर है या जो भी सीनियर मैनेजमेंट है अगर उसने एफर्ट की प्रिडिक्शन करनी है, कॉस्ट की प्रिडिक्शन करनी है कि यूज़र के ये 10 फीचर्स हैं, इन 10 फीचर्स के लिए आपको कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, इन 10 फीचर्स के आपको आपको कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी, तो वहाँ पे चूंकि लाइन ऑफ कोड तो उस वक्त तक आपके पास आएगा ही नहीं जब तक आप उसको लिख नहीं लेते। तो इसका मतलब है कि इनिशियल टाइम के ऊपर जब आपने प्लानिंग करनी है और वहाँ पे आपको एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए मेजरमेंट का जो कि कोई ऐसा हो जो कि उस टाइम के ऊपर ही आपको बता दे कि इतना साइज हो सकता है इस फंक्शनैलिटी का, तो वो चीज़ आपको लाइन ऑफ कोड प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि लाइन ऑफ कोड आपको वो चीज़ उस वक्त देगी जब वो चीज़ डेवलप कर चुके होंगे। तो इसका मतलब है यू नीड सम डिफरेंट अप्रोच अदर देन दिस लाइन ऑफ कोड, एंड दैट अप्रोच इज फंक्शन पॉइंट एनालिसिस और फंक्शन पॉइंट काउंट एनालिसिस। तो फंक्शन पॉइंट काउंट एनालिसिस जो है वो साइज के बजाय आप कह लें कि फंक्शनैलिटी को मेजर करता है। यहाँ पे आप लाइन ऑफ कोड्स की तरह लाइंस को काउंट नहीं करते, बल्कि आपके जो फीचर्स हैं वो जो भी फंक्शनैलिटीज़ ऑफर करेंगे आप उसको कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको आईबीएम में एल्ब्रेच ने 1979 में प्रपोज किया था, और अभी तक
डिफरेंट फॉर्म्स में मिक्स होने के बाद ये स्टिल आप कह लें इसको यूज़ किया जाता है। तो फंक्शन पॉइंट्स की जो कैलकुलेशन है ये आप अर्ली स्टेज के ऊपर उस वक्त कर सकते हैं जब आपका सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता। सो दैट मीन्स इनिशियल स्टेजेस के ऊपर अगर आपकी सीनियर मैनेजमेंट ने कुछ प्रोडिक्शन करनी है कि इतनी स्कोप के जो फीचर्स हैं वो कितना टाइम लेंगे डेवलप होने में, तो वो आप कर सकते हैं अगर आप फंक्शन पॉइंट काउंट उसका कंप्लीट कैलकुलेट कर लें। इसी तरीके से इतना जो फीचर्स हैं उसके लिए आपको कितनी जो है वो टाइम रिक्वायर्ड है, कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है, तो ये तमाम की तमाम इंडिकेटर्स आप जो है वो बेटर एस्टिमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शन पॉइंट। तो इनकी डिपेंडेंसी ना ही लैंग्वेज के ऊपर है और इनकी डिपेंडेंसी ना ही प्रोग्रामर के ऊपर है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हम लाइंस, कोड की लाइंस तो काउंट ही नहीं कर रहे, तो कोड के ऊपर डिपेंडेंसी का वो क्वेश्चन ही नहीं आता। और यहाँ पे अगेन हम जब कोड की बात नहीं करें तो प्रोग्रामर की डिपेंडेंसी का भी कोई कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता। इस स्टेज के ऊपर हमारे पास मोर और लेस जो रिजल्ट्स कंप्यूट होके आते हैं उसमें थोड़ा बहुत एरर या फ्लॉ एग्जिस्ट करता है। अगर आप सम हाउ फंक्शन पॉइंट्स के जो मेन कंपोनेंट्स आगे हम देखेंगे उनको गलती से मिस काउंट कर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गलत हो सकती हैं, बट स्टिल बाय फार बाय लार्ज आप कह सकते हैं कि हम इनिशियल लेवल के ऊपर बेटर प्रोडिक्शन कर सकते हैं अगर हमें फंक्शन पॉइंट्स या फंक्शन काउंट जो है वो कंप्यूट कर लें किसी भी फंक्शनैलिटी या स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब अगर हम फंक्शन पॉइंट्स की बात करें तो दो टाइप के फंक्शन पॉइंट्स के अंदर हम देखते हैं, एक है डेटा फंक्शंस और दूसरे हैं ट्रांजैक्शन फंक्शंस। डेटा फंक्शंस फिर फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। उसमें एक इंटरनल लॉजिकल फाइल्स हैं और दूसरी हैं एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। इंटरनल लॉजिकल फाइल्स वो फाइल्स हैं जो कि आपकी सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी जैसे एक पेरोल एप्लीकेशन के केस में आपकी एम्प्लॉय की जो फाइल है दैट कैन, या पे की जो फाइल है दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल लॉजिकल फाइल जिसको आपका सिस्टम मेंटेन करता है। जो दूसरा है एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल, ये वो एप्लीकेशन है जो किसी दूसरे सिस्टम की एप्लीकेशन बाउंड्री के अंदर एग्जिस्ट करती है और आपकी एप्लीकेशन वहां से कुछ इंफॉर्मेशन यूज करती है उस फाइल के अंदर से, लेकिन उस फाइल को मेंटेन करना आपका काम नहीं है क्योंकि वो आपकी एप्लीकेशन की बाउंड्री या स्कोप में लाई नहीं करती। ऐसी जैसे हमने कोई एग्जांपल ली थी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम आउटसोर्स के तौर पे यूज़ कर रहे हो हॉस्पिटल के केस के अंदर या किसी भी सर्टन टाइप के एप्लीकेशन के अंदर, तो वो जो आउटसोर्स बेस्ड कंटेंट है वो जिस ऐप सिस्टम से आ रहा है ये उस सिस्टम के अंदर वो एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन का वो पार्ट नहीं होगी। इस तरीके से जो ट्रांजैक्शन फंक्शन है उसमें एक्सटर्नल इनपुट्स हैं, दैट मीन्स कि बाहर से आपके सिस्टम को कोई इनपुट जो है वो फीड की जा रही है। एक्सटर्नल आउटपुट्स वो आउटपुट्स हैं जो आपका सिस्टम आपको जनरेट करके दे रहा है। और एक्सटर्नल इंक्वायरीज दे आर बेसिकली बाई डायरेक्शनल, दैट मीन्स कि एक्सटर्नली कोई आपके सिस्टम से कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्वेरी कर सकता है आपके सिस्टम को, और सेकंड आपका जो सिस्टम है वो सपोज किसी भी कंप्यूटेशन कैलकुलेशन के लिए उसको कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो वो किसी दूसरे सिस्टम को या आउटसाइड यूज़र से भी रिक्वेस्ट या डिमांड कर सकते, यूज़र से तो नहीं मोर और लेस, लेकिन अदर एप्लीकेशन या सिस्टम से मेरे ख्याल से डेफिनेटली जो है वो डिमांड करती है। तो ट्रांजैक्शन फंक्शंस हमारे पास जो पहले हैं दैट इज एक्सटर्नल इनपुट, दैट मीन्स कि डेटा आपकी एप्लीकेशन को फीड हो रहा है वाया सम एक्सटर्नल सिस्टम और यू कैन से वाया सम सिंपल यूज़र। और ये जो आप इनपुट डेटा फीड करेंगे उस वो डेटा बेसिकली यूज़ होगा कोई इंटरनल लॉजिकल फाइल को मेंटेन करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए, उसमें से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन शायद डिलीट करने के लिए, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करने के लिए। तो ऐसे ही जैसे आप एक एम्प्लॉय का, न्यू एम्प्लॉय का डाटा ऐड कर लेते हैं, ऐसे ही जैसे आप एक न्यू एम्प्लॉय का सेल नंबर चेंज कर लेते हैं, आप एक न्यू एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन या सॉरी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपका जो एम्प्लॉय है वो शिफ्ट हो गया है किसी दूसरे
बीपीएस से टीटीएस पे या टीटीएस से बीपीएस पे, तो जो रेलिवेंट या रिक्वायर्ड कंटेंट आपके लिए अब नहीं रहा, आप उसको सपोज डिलीट कर दें। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सिनेरियो जहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट एग्जिस्ट कर सकती है फंक्शन काउंट के अंदर। सेकंड वन इज एक्सटर्नल आउटपुट। एक्सटर्नल आउटपुट आपकी वो ट्रांजैक्शन फंक्शन की कैटेगरी है जिसमें आपका सिस्टम जो आउटपुट जनरेट करता है, बेसिकली वो आपके सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में एक्सटर्नल आउटपुट है, जो कि आउटसाइड यूजर्स को या आउटसाइड अदर एप्लीकेशन या सिस्टम्स को जाती है। और मोरलेस एक्सटर्नल आउटपुट्स किसी कंप्यूटेशन के रिस्पांस में जनरेट होती है। ये एक्सटर्नल क्वेरी से इस लिहाज से डिफरेंट है कि एक्सटर्नल क्वेरी के अंदर बेसिक एक तो वो खैर बाई डायरेक्शन होती है, लेकिन दूसरा उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि आप कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे होते हैं। ऐसी जैसे एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है, आपने एक यूज़र का नेम या आईडी फीड की और उसका जितना भी रिकॉर्ड था वो आपको डिस्प्ले हो गया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल जो कि इंक्वायरी के अंदर आ सकती है। लेकिन एक्सटर्नल आउटपुट में क्या आ सकती है चीज़ कि आपने सर्टेन टाइप का डाटा इनपुट इनपुट किया, एंटर किया, सपोज कोई टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन थी, कोई रूल्स थे, प्रोसेसेस थे, जो भी था, और उसकी बेस के ऊपर आपका सिस्टम जो है एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट करता है, कैलकुलेट करता है पे, और सपोज ग्रॉस पे कंप्यूट करता है, टैक्स कंप्यूट करता है, नेट पे कंप्यूट करता है, और वो इंफॉर्मेशन आप आउटसाइड यूजर्स को या कंसर्न एम्प्लॉय को दे देते हैं। दैट मीन्स के सम कॉन्टेक्स्ट में आपने जो इन्फॉर्मेशन फीड की, उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपके सिस्टम ने आपको एक वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। सो दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल आउटपुट। उसके बाद थर्ड वन क्वेरी है या इंक्वायरी है, जिसको मैंने बात की कि दैट इज बाई डायरेक्शनल। आपका सिस्टम जो है वो कोई डेटा रिट्रीव करवा सकता है कोई एक्सटर्नल सिस्टम से, या बाहर से कोई एक्सटर्नल सिस्टम या यूज़र कोई क्वेरी भेज सकता है आपके सिस्टम को। और दोनों केसेस के अंदर किसी किस्म की कुछ कंप्यूटेशन या वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, बल्कि उस क्वेरी के रिस्पांस में ऐसी जैसे आप डाटाबेस से कोई डाटा उठा लेते हैं, तो दैट काइंड ऑफ आप कह लें कि इंफॉर्मेशन है जो कि प्रोवाइड की जाती है इन रिस्पांस ऑफ एक्सटर्नल क्वेरी या इंक्वायरी। तो ये तीन आपके जो है वो ट्रांजैक्शन फंक्शन है। उसके बाद आपके जो डेटा फंक्शन है उस पर हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल लॉजिकल फाइल और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल, ये दो हमारे डेटा फंक्शन हैं। और जो इंटरनल लॉजिकल फाइल है, ये वो फाइल है जो कि आपकी एप्लीकेशन मैनेज करती है, उसको मेंटेन करती है। तो आपका जो पेरोल सिस्टम है उसके अंदर एम्प्लॉय की फाइल होगी, पे से रेलिवेंट एम्प्लॉय की सर्विस बुक होगी, सर्विस फाइल होगी, उसकी और अदर इंफॉर्मेशन होगी। तो उससे रेलिवेंट जितनी भी फाइल्स सपोज एग्जिस्ट कर सकती हैं, वो तमाम की तमाम इंटरनल लॉजिकल फाइल्स हो सकती हैं। और सर्टेन नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट के केस में उन्हीं इंटरनल लॉजिकल फाइल के अंदर कोई चीज़ ऐड भी हो रही होती है, उन्हीं के अंदर कोई फाइल कोई इंफॉर्मेशन डिलीट भी हो रही होती है, कोई इंफॉर्मेशन मॉडिफाई भी हो रही होती है। तो इंटरनल लॉजिकल फाइल इन शॉर्ट वो फाइल है जिसको आपकी एप्लीकेशन मेंटेन करती है, मैनेज करती है, और वो आपकी बाउंड्री के अंदर एग्जिस्ट करती है, एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल, जो कि आपका सिस्टम मैनेज या मॉनिटर या मेंटेन नहीं करता, बल्कि आपकी एप्लीकेशन किसी कॉन्टेक्स्ट में उसको कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है किसी ऐसी एप्लीकेशन से जो कि प्योरली डिफरेंट डोमेन में एग्जिस्ट करती है। और वहाँ पे जो, हाँ, ये हो सकता है कि आपके लिए जो एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल है इस पेरोल सिस्टम के लिए या जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे है, उसके लिए वो इंटरनल लॉजिकल फाइल हो सकती है, क्योंकि वो उसकी इंटरनल लॉजिकल फाइल है। और आपकी इंटरनल लॉजिकल फाइल किसी दूसरे सिस्टम के लिए एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल हो सकती है। तो एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल के अंदर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आप के सिस्टम को आप कह लें कि रिक्वायर्ड है, और वो आप उसको लेकर दे रहे हैं किसी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर जो फाइल मेंटेन हो रही है, मैनेज हो रही है, उसके थ्रू। सो ये 5 टोटल फंक्शंस बनते हैं। डेटा में 2 हमने देख लिए और ट्रांजैक्शन में 3 देख लिए। तो बेसिकली यही 5 टाइप के जो फंक्शंस हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है जब आप फंक्शन पॉइंट्स काउंट को कंप्यूट कर रहे होते हैं, उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं उस टाइम में।
अब हम आ जाते हैं प्रोसेस के ऊपर. व्हाट इज द प्रोसेस टू कंप्यूट द फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, और काउंट के भी कहते हैं इसको. उसमें जो पहला स्टेप है दैट इज डिटरमिन द टाइप ऑफ काउंट. आगे हम देखेंगे 3 डिफरेंट किस्म के काउंट्स होते हैं. डेवलपमेंट काउंट है, एप्लीकेशन काउंट है, एनहांसमेंट काउंट है. तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर आपको किस किस पर्सपेक्टिव में जो है वो, या किस टाइप ऑफ काउंट को आप टैकल कर रहे हैं. कोई बिल्कुल ही स्टार्ट से स्क्रैच से आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो आप के केस में आपका जो टाइप ऑफ काउंट होगा वो डेवलपमेंट होगा. इसी तरीके से कोई इन्हांसमेंट परफॉर्म कर रहे हैं एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के अंदर, तो वहाँ पे आपका टाइप ऑफ काउंट इन्हांसमेंट काउंट हो सकता है. और इसी तरीके से अगर अगर आप जो है वो एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और आप मेंटेनेंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई चीज़ें एस्टिमेट करना चाहते हैं, कंप्यूट करना चाहते हैं, तो फिर वो एप्लीकेशन टाइप का काउंट हो सकता है. उसके बाद आप बाउंड्री डिफाइन करते हैं काउंट की. बाउंड्री ऑब्वियसली वो तमाम स्कोप जो आपकी एप्लीकेशन डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करता है या आपके सिस्टम के एप्लीकेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसको आइडेंटिफाई करना. क्या चीज़ें हैं जो कि आउटसोर्स होंगी या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको दूसरी एप्लीकेशन से मिलेंगी, इस चीज़ को क्लियरली डिफाइन करना. उसके बाद एलिमेंट्री प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना जो भी यूज़र की डिमांड है. और फॉर एग्जांपल जिस तरह हम पेरोल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक एलिमेंट्री प्रोसेस हो सकता है एम्प्लॉय को ऐड करना. तो इस किस्म के एलिमेंट्री प्रोसेसेस को भी आइडेंटिफाई करना. फिर उसके बाद यूनिक एलिमेंट्री प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना. मतलब एम्प्लॉय 1 को ऐड करना, एम्प्लॉय 2 को ऐड करना, वो यूनिक नहीं है ना. इन दो एलिमेंट्री प्रोसेसेस के अंदर वो एक ही यूनिक आएगा, दैट इज द एडिशन ऑफ एम्प्लॉय. उसके बाद डेटा फंक्शंस को मेजर करना, ट्रांजैक्शन फंक्शंस को मेजर करना. और डेटा फंक्शंस और ट्रांजैक्शन फंक्शंस की जो मेजरमेंट है इवेंचुअली वो हम देखेंगे वो बेस करती है 3 चीज़ों के ऊपर. एक है डॉक्यूमेंट एलिमेंट डेटा एलिमेंट टाइप, दूसरी है रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप, और तीसरी है फाइल टाइप ट्रांसफर, फाइल टाइप रेफरेंस. ये क्या होते हैं इसके ऊपर भी हम बात करते हैं. और उसके बाद फिर हम फंक्शनल काउंट या अनएडजस्टेड फंक्शन काउंट कंप्यूट करते हैं. और वो इस तरह से करते हैं कि हमने जो भी डेटा और ट्रांजैक्शन फंक्शंस आइडेंटिफाई किए होते हैं उनके सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स होते हैं, वो भी हम देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई होते हैं. तो हर टाइप की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसका सर्टेन वेट होता है. तो हम बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी उस वेट से उस फंक्शन पॉइंट को काउंट को मल्टीप्लाई करके सम करते हैं या उसका एवरेज एग्रीगेट लेते हैं, और वो एग्रीगेट जो है वो यूज़ होता है एज अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट. उसके बाद फिर हम एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट भी काउंट करते हैं और उसके लिए हमें वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर रिक्वायर होता है. वो वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर कहाँ से आता है उसके ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं. और फाइनली फिर हम एडजस्टेड जो फंक्शन पॉइंट है या काउंट है उसको कंप्यूट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद डिफाइनिंग के टाइप ऑफ काउंट क्या है. पहले इस चीज़ को अगर हमने आइडेंटिफाई करना हो तो इसमें थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि 3 डिफरेंट टाइप के फंक्शन पॉइंट काउंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट काउंट हो गया, इन्हांसमेंट काउंट हो गया, और एप्लीकेशन फंक्शन पॉइंट काउंट हो गया. तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फंक्शन पॉइंट काउंट की हम उस वक्त बात करते हैं जब हम नए सिरे से एक एप्लीकेशन डेवलप करने चाह रहे हैं. अभी तक कोई एप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करती पहले से, तो स्क्रैच से जीरो से हमने स्टार्ट करना है और हमारे पास इनिशियल सपोज आप कह लें कि रिक्वायरमेंट्स कुछ आई हैं और उसकी बेस के ऊपर अभी हमने स्पेसिफिकेशन सपोज डेवलप हुई है और अब हमने प्रेडिक्ट करना है, एस्टिमेट करना है कि कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड होगी, कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी. तो उसके लिए हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं फंक्शन पॉइंट काउंट. तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हमारे पास जो टाइप ऑफ फंक्शन काउंट होगा दैट विल बी डेवलपमेंट फंक्शन पॉइंट काउंट. सेकंड केस हो सकता है इन्हेंसमेंट फंक्शन पॉइंट काउंट. ये ऐसे सिनेरियो में एग्जिस्ट कर सकता है कि जब आप किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम में कोई मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं, कोई नई चीज़ उसके अंदर ऐड करते हैं या कुछ सपोज मॉडिफाई करते हैं,
तो आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए उस न्यू एडिशन की जो एस्टिमेट करनी होती है आपने एफर्ट या काउंट, उसको आप एस्टिमेट करते हैं। प्रोसेस सारा सेम ही है, लेकिन उस केस के अंदर उस टाइप का जो फंक्शन काउंट है वो कहलाएगा आपका इन्हेंसमेंट काउंट। उसके बाद थर्ड है एप्लीकेशन फंक्शन पॉइंट काउंट। तो एप्लीकेशन फंक्शन पॉइंट काउंट उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब अगेन आपकी एप्लीकेशन पहले से एग्जिस्ट करती है और इस एप्लीकेशन के अंदर आप कह लें कि मेंटेनेंस का फेज जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। दैट आप कह लें कि सॉर्ट ऑफ एग्जांपल एक इसके अंदर आ सकती है जिसके अंदर आप मे भी कोई नई इन्हेंसमेंट ना कर रहे हो, कोई एक्सटेंशन ना कर रहे हो, क्योंकि इन्हेंसमेंट काउंट के अंदर आपका फोकस सिस्टम की एक्सटेंशन के ऊपर होता है। यहाँ पे आपका फोकस फॉर एग्जांपल हो सकता है फिक्सेशन के ऊपर। जिस तरह मेंटेनेंस फेज में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के बग्स आ सकते हैं, तो उनको फिक्स करना है, उनकी फिक्सेशन करनी है, और उसके लिए सपोज आप कह लें कि या उसकी मेंटेनेंस या उसकी फिक्सेशन के लिए डिमांड है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सपोज किसी चीज़ या किसी फीचर की डेवलपमेंट या उसकी फिक्सेशन, कि जब आपको उस फिक्सेशन के लिए कुछ एफर्ट एस्टिमेट करनी है, तो मेंटेनेंस की इन सिंपल वर्ड्स आप कह लें एफर्ट एस्टिमेशन दैट विल बी अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन काउंट। तो ये तीन टाइप के काउंट्स हैं। पहले तो आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप का काउंट है। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड फेज के अंदर आके आप स्कोप और बाउंड्री को डिफाइन करते हैं। तो बाउंड्री तो इट इज़ वेरी सिंपल कि आपकी एप्लीकेशन के स्कोप में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप यूज़ करेंगे एक्सटर्नल सिस्टम्स की। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि आप एक क्लियर बाउंड्री डिफाइन करें कि ये चीज़ें सपोज इस पेरोल सिस्टम के अंदर हमारे एप्लीकेशन का पार्ट होगा, और ये एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम आउटसोर्स करेंगे या बाहर से इंफॉर्मेशन लेके यूज़ करेंगे। वो एज इनपुट तो हमारे सिस्टम में आएंगी, लेकिन सपोज इवेंचुअली वो यहाँ इस सिस्टम के अंदर डेवलप नहीं होंगी। तो कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है, टैक्स का कोई भी ऐसा मैकेनिज्म कैलकुलेशन का हो सकता है जो कि बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट का एग्जिस्ट करता है, और आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं रादर देन कि आप उसको या एक्सटर्नल सिस्टम से आप उसको यूज़ कर लेते हैं रादर देन कि आप उसको कंसिडर करें कि आप खुद से उसको डेवलप करेंगे और आपकी एप्लीकेशन का पार्ट होगा। इसी तरीके से आप स्कोप इसी प्रोसेस में डिफाइन करते हैं। उसके बाद फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट्री प्रोसेस को। अब फॉर एग्जांपल आपकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जब आप स्पेसिफाई करते हैं तो एट टाइम्स या इनिशियली आप ये कह लें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स इतनी या इस नेचर की होती हैं कि वो स्टार्ट पे शायद एटॉमिक ना हो, कलेक्शन हो। तो फिर क्या आप करते हैं कि उसको स्मॉलेस्ट लेवल के ऊपर लेकर जाते हैं, उस वक्त तक उसको आप डिकम्पोज करते हैं जब तक वो एक एटॉमिक एंटिटी के तौर पे विजिबल ना हो। तो फॉर एग्जांपल आपकी एक रिक्वायरमेंट है मेंटेन एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। अब ये एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना इटसेल्फ इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी एम्प्लॉय को ऐड करते हैं, किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं, किसी एम्प्लॉय को डिलीट करते हैं या कुछ इंक्वायर करते हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो या रिक्वायरमेंट्स के वो कवर हो सकते हैं इस मेंटेन एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन में। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी आपका प्रोसेस है जो कि एलिमेंट्री नहीं है और आप इसको फर्दर डिकम्पोज करेंगे। तो ऐड एम्प्लॉय, चेंज एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, ये फिर आपके एलिमेंट्री प्रोसेस बन सकते हैं। ऐड एम्प्लॉय को फर्दर आप डिकम्पोज ऐसा नहीं कर सकते। ऐड एम्प्लॉय की वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन अगेन वो वेरिएशन इटसेल्फ फिर एलिमेंट्री प्रोसेस ही कहलाएंगे। उसके बाद आप यूनिक एलिमेंट्री प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपने जिस तरह हम बात कर लें, यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन होगी कि ऐड एम्प्लॉय को हमने पीछे कहा था कि दैट इज वन सिनेरियो जिसमें हम कह सकते हैं कि ऐड एम्प्लॉय एक एलिमेंट्री प्रोसेस है। लेकिन इन केस हमारे पास जो ऐड एम्प्लॉय का
आप कह लें स्कोप है या फीचर है, उसके अंदर दो कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट करते हैं कि एक एम्प्लॉय के डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और एक एम्प्लॉय के हो सकता है कोई डिपेंडेंट ना हो। तो इस सिनेरियो के अंदर, इस केस के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि आपका जो डिपेंडेंट होना या ना होना जो है वो इसको कैटेगराइज कर रहा है एज एज अ डिफरेंट क्वांटिटी। तो दोनों केसेस के अंदर आपका जो एलिमेंट्री प्रोसेस है यहाँ पे वो ऐड एम्प्लॉय ही है। तो इस स्टेप के अंदर, इस फेज के अंदर आप यूनिक एलिमेंट्री प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। और यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि हम या हमें इसको आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा एलिमेंट टाइप्स की भी रिक्वायरमेंट होती है और हमें इसको कंप्यूट करने के लिए फाइल टाइप रेफरेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब ये डेटा एलिमेंट टाइप क्या है, जो नीचे स्टेप 5 आ रहा है, मेजरमेंट ऑफ डेटा फंक्शंस। तो डेटा एलिमेंट टाइप आपकी रिकॉर्ड के अंदर कोई भी ऐसी, आप कह लें, यूनिक इंफॉर्मेशन होती है, यूनिक एंटिटी होती है, इसको हम प्राइमरी की भी कहते हैं बाज़ का डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के केस में CNIC नंबर सपोज एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, वो एक ऐसी आईडी नंबर है, या अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय आईडी कोई ऐसी आईडी हो सकती है जो कि यूनिक होगी एज कंपेयर टू अदर एम्प्लॉयज। इसी तरीके से अगर हम क्वालिटेटिव डेटा एलिमेंट टाइप की बात करें तो किसी एम्प्लॉय की पिक्चर ऑब्वियसली वो यूनिक होगी दूसरे एम्प्लॉय से, किसी एम्प्लॉय का वॉइस का सैंपल दैट शुड बी यूनिक फ्रॉम द अदर एम्प्लॉय। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपके रिकॉर्ड के अंदर जो कि एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से डिफरेंशिएट कर सके, दिस इज समथिंग जिसको हम कह सकते हैं कि कैन बी एन एग्जांपल ऑफ डेटा एलिमेंट टाइप। इसी तरीके से सेकंड वन है रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप। अब डेटा फंक्शंस आपको पता है कि या तो आपकी जो है वो एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल हो सकती है या इंटरनल लॉजिकल फाइल। तो ये जो डेटा फंक्शंस हैं इनको मेजर करने के लिए आपको डेटा एलिमेंट टाइप और रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप, ये दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने देख लिया कि डेटा एलिमेंट टाइप क्या है। अब हम बात कर रहे हैं रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप की। रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप आपकी कह लें जो कैटेगराइजेशन करता है वो ये कि विद इन द इंटरनल लॉजिकल फाइल और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल एक एम्प्लॉय का सपोज जो डेटा मेंटेन हो रहा है उसके सर्टेन सेगमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय की कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है लाइक उसका ऑफिशियल एड्रेस, उसका डेजिग्नेशन, स्केल, उसका डिपार्टमेंट। दिस इज समथिंग जो कि आप कह लें कि उसकी प्रोफेशनल जो है वो इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से उसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ये भी हो सकता है उसका होम एड्रेस, उसका स्पाउस नेम, उसका फादर की इंफॉर्मेशन, उसका होम का फ़ोन नंबर। दिस इज समथिंग, ये इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी हो सकती है जिसको हम कह सकते हैं उसका ब्लड ग्रुप। दिस इज समथिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो एक फाइल के अंदर अगर आपके पास एक एम्प्लॉय का डेटा इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है कि उसमें ये प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन भी है, उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन भी है, तो आप कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड उसका जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन का है और एक रिकॉर्ड उसका जो है वो दूसरा जो है प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन उसका है। तो आप इस फाइल के अंदर जो कि इंटरनल लॉजिकल फाइल हो सकती है या एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल हो सकती है, उसमें दो रिकॉर्ड एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, एक उसकी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड, एक उसकी पर्सनल का रिकॉर्ड। और फिर ये कैटेगराइजेशन जो है वो, ये तो एक एग्जांपल है, मल्टीपल सिनेरियोज में मल्टीपल टाइप की कैटेगराइजेशन पॉसिबल है। लेकिन इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि एक टाइप का जो रिकॉर्ड है वो एक कैटेगरी में आ सकता है, दूसरे टाइप का रिकॉर्ड जो है वो दूसरी कैटेगरी में आ सकता है। तो ये डेटा एलिमेंट टाइप और रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप आपको रिक्वायर हैं ILF और EIF के जो डेटा फंक्शंस हैं उसको कंप्यूट करने के लिए, और वो आगे हम देखते हैं वो एक्चुअल में होंगे कैसे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल। इस टेबल को अगर आप देखें तो इसका जो कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन है
जिसमें ये पहला कॉलम है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1 to 19, 20 to 50, ग्रेटर देन 50। तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं आपके डेटा एलिमेंट टाइप्स को। और इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास रेकरेंट एलिमेंट टाइप है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 to 5, दिस इज़ ग्रेटर देन 5। और यहाँ पे आपको डिफरेंट जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें L इज स्टैंडिंग फॉर लो, A फॉर एवरेज, H फॉर हाई। और ये लो एवरेज हाई जो है वो कम्प्लेक्सिटी को डिस्क्राइब कर रही है कि आप जिस डेटा फंक्शन की बात कर रहे हैं, अगर इंटरनल लॉजिकल फाइल है तो वो कितनी कॉम्प्लेक्स है या कितनी ईजी है। इसी तरीके से एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल है तो वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी ईजी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरा जो डेटा एलिमेंट टाइप है वो 1 से लेके 19 तक की किसी रेंज में एग्जिस्ट करता है, सपोज 2 है। और इसी तरीके से जो मेरा रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप है दैट इज इक्विवेलेंट टू 6। तो इसका मतलब है कि ग्रेटर देन 6 है और यहाँ से 2 है, तो यहाँ पे ये जो ए है ये वो रीजन बनता है। इन अदर वर्ड्स, मेरी इस इंटरफेस लॉजिकल फाइल की जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है दैट इज एवरेज। ना ही वो मीडियोक लो है, ना ही वो हाई है, बल्कि बीच में लाई करती है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे लाई करती है तो दैट कैन बी हाई, दैट कैन बी हाई, दैट कैन बी हाई। यहाँ दो पे दैट कैन बी एवरेज। और ये जो पहले नज़र आ रहे हैं तीन सिनेरियोज, यहाँ पे वो लो नेचर की हो सकती है। तो आपने ये एस्टिमेट करना है कि मेरा जो डेटा फंक्शन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल क्या है। अब उसके बाद हमने ये तो सपोज आइडेंटिफाई कर लिया कि जो काउंट है मेरा लो है, एवरेज है, हाई है। थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि आपको हर टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी से रेलिवेंट सर्टन वेट्स होते हैं। उन वेट्स को आप यूज़ करते हैं फंक्शन पॉइंट्स की कैलकुलेशन में। तो वो वेट्स आपको कहाँ से मिलते हैं? वो वेट्स भी कुछ डिफाइंड एग्जिस्टिंग आप कह लें नंबर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और सम कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप उन वेट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि लो फंक्शनल कैपेसिटी का कॉम्प्लेक्सिटी का वेट क्या होगा इंटरनल लॉजिकल फाइल के लिए और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल के लिए। तो अगर हम इंटरनल लॉजिकल फाइल की बात करें तो उसका जो लो का वेट है दैट इज 7, और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल के केस में उसका वेट है दैट इज 5। इसी तरीके से एवरेज का वेट ILF के केस में है 10 और उसके केस में है 7। और हाई इसके केस में है इंटरनल लॉजिकल फाइल के केस में 15, और हमारी जो दूसरी है एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल उसके केस में है 10। तो इन जनरल ILF का जो वेट्स है वो आपको नज़र आ रहा है EIF के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है। और उसकी रीज़न भी समझ में आती है कि ये जो फाइल है ये आपकी एप्लीकेशन का पार्ट है। दिस इज़ समथिंग जो आपकी एप्लीकेशन मेंटेन करेगी या मैनेज करेगी। तो ये चीज़ चूँकि डेवलपमेंट आपने ही करनी है, तो इसका मतलब है कि इसकी वेटेज ज़्यादा ही होनी चाहिए फंक्शन पॉइंट काउंट में एज कम्पेयर टू समवन जिसको आपने खुद मैनेज या मॉनिटर नहीं करना बल्कि आपने यूज़ करना है। सो दिस इज द फिफ्थ स्टेप जिसमें आपने डेटा फंक्शन को मैयर किया। अब हम आगे आ जाते हैं ट्रांजैक्शन फंक्शन में। डेटा फंक्शन हमने देखा, उसको मैयर करने के लिए हम दो इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं, एक है डेटा एलिमेंट टाइप और दूसरा है रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप। और हमने उन दोनों का डिफरेंस भी देख लिया कि वो क्या है। सेकेंड जो सिनेरियो है ट्रांजैक्शन फंक्शन का, वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन फंक्शंस को मैनेज करने के लिए, सॉरी कंप्यूट करने के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक है डेटा एलिमेंट टाइप, वो ऑलरेडी हमने पीछे देखा है और वो हम सपोज कंप्यूट पहले ही कर चुके हैं। और जो दूसरा है फाइल टाइप रेफरेंस, ये चीज़ एडिशनल है जो कि उसमें नहीं थी। तो फाइल टाइप रेफरेंस क्या है? फाइल टाइप रेफरेंस बेसिकली इस चीज़ का काउंट कह लें आप कि जब भी आप कह लें कि किसी किस्म की ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो तो उस ट्रांजैक्शन के आउटकम में आपकी जो इंटरनल लॉजिकल फाइल है वो किस हद तक अपडेट होती है, इस चीज़ की जो मेजरमेंट है दैट इज फाइल टाइप रेफरेंस। सपोज आप कह लें कि एक फाइल के अंदर अपडेशन हुई है, दो फाइल्स के अंदर हुई है, तीन फाइल्स के अंदर हुई है। तो जितनी ज़्यादा फाइल्स के अंदर आप कह लें अपडेशन होगी, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द अदर सिनेरियो। और इसी तरीके से जिस तरह हमने वहाँ देखा था कि डेटा एलिमेंट टाइप्स और रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप्स यूज़ हो रहे थे डेटा फंक्शन के लिए, ट्रांजैक्शन फंक्शन के लिए हम डेटा एलिमेंट टाइप्स को यूज़ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइल टाइप रेफरेंस।
तो यहाँ पे फाइल टाइप रेफरेंस चल रहा है और यहाँ पे डेटा एलिमेंट टाइप्स है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो डेटा एलिमेंट टाइप है वो 1 से 4 के बीच में कोई नंबर है और हमारी जो फाइल टाइप रेफरेंस है दैट इज 2, तो इसका मतलब है हमारा जो कम्प्लेक्सिटी लेवल है इस ट्रांजैक्शन फंक्शन का दैट विल बी लो। ट्रांजैक्शन रिमेंबर एक्सटर्नल इनपुट भी हो सकती है, एक्सटर्नल आउटपुट भी हो सकती है, एक्सटर्नल इंक्वायरी भी हो सकती है। तो इस चीज़ को ऑलरेडी आप पहले फेज में आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ऑब्वियसली वो मल्टीपल भी होंगी, मतलब एक्सटर्नल इनपुट्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं और इसी तरीके से एक स्पेसिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सटर्नल इनपुट भी नज़र आएंगी, आउटपुट भी नज़र आएंगी, क्वेरी भी नज़र आएंगी और ट्रांजेक्शन में तो ये 3 नज़र आएंगी और बाकी जो वो 2 हैं ILF और EIF। तो जिस तरह आपने लो मिड और हाई सपोज यहाँ से काउंट कर लिया और अगेन वेट्स क्या होंगे, तो एक्सटर्नल इनपुट्स के वेट्स जो हैं वो ये हैं कुछ कि लो के लिए 3 है, एवरेज के लिए 4 है, हाई के लिए 6 है। दीज आर सम स्टैंडर्ड्स बट अगेन इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। और जो दूसरे 2 हैं एक्सटर्नल आउटपुट और एक्सटर्नल क्वेरी, उनके वेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और एक्सटर्नल आउटपुट के लिए जो वेट है 4 लो का, ये 5 एवरेज का और 6 हाई का है और एक्सटर्नल क्वेरी के लिए 3 4 और 6 अगेन थोड़े से ये वेट्स इसके मुकाबले में अगर ज़्यादा हैं तो उसकी अगेन ये रीज़न है कि दिस इज़ द आउटपुट, दिस इज़ समथिंग जो कि आपका सिस्टम कुछ कंप्यूट करेगा और कंप्यूट के बाद आपको चीज़ प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू क्वेरी जिसके अंदर आपके सिस्टम ने कुछ कंप्यूट नहीं करना, उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवानी है। तो हम कह सकते हैं कि उस केस में हमारी जो वेट्स हैं वो थोड़े से कम है एज कंपेयर्ड टू द एक्सटर्नल आउटपुट। सो उसके बाद हम नेक्स्ट फेज में कैलकुलेट करेंगे अपने अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट काउंट को। और अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट काउंट की जो कैलकुलेशन है वो नीचे जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे उसके थ्रू आप कर सकते हैं। एंड दैट फार्मूला इज कि आप ने जो भी 5 जो टाइप्स के काउंट्स आपके हैं या डेटा ट्रांजैक्शन फंक्शंस हैं वो आपने जो आइडेंटिफाई किए हैं उनको आप करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करते हैं और इवेंचुअली उन सबको जो है फाइनली ऐड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास टोटल 2 ILFs हैं, एक जो इंटरनल लॉजिकल फाइल है मैं कहता हूँ उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है वो एवरेज है। तो एवरेज का जो भी वेट होगा उसके वेट्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ILF का जो एवरेज वेट था दैट इज 10, तो यहाँ पे मैंने इसको सपोज 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरा जो ILF है उसका मैं कहता हूँ कि उसका वेट है जी लो, तो वो उसका वेट बनता है 7, तो मैंने उसको दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। इसी तरीके से मेरी जो एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल है मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये 2 हैं और इन दोनों का कम्प्लेक्सिटी लेवल सेम है। तो फॉर एग्जांपल एवरेज है और मैं कहता हूँ कि एवरेज का वेट 6 है सपोज कर लेते हैं, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। इसी तरीके से एक्सटर्नल इनपुट्स 1 थी 2 थी और अगर तो सारी की सारी एक ही कम्प्लेक्सिटी लेवल की थी तो इसी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन केस अगर वो एक कम्प्लेक्सिटी लेवल की नहीं है, मल्टीपल कम्प्लेक्सिटी लेवल की है, तो उनको फिर आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टुवर्ड्स द एंड जब ये तमाम की तमाम की एडिशन रिप्रेजेंटेशन आप कर लेंगे तो इवेंचुअली इन सबको मल्टीप्लाई और करने के बाद आप ऐड कर लें और ऐड करने के बाद यहाँ पे जो भी सपोज आपका कोई नंबर आता है लेट्स से 260, so that is the unadjusted function point count जो कि हमारा पहला मेन फेज है इस फंक्शन पॉइंट काउंट एनालिसिस के अंदर। तो अब हम यहाँ तक सपोज जो है वो पहुंच गए हैं। उसके बाद
एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट को कंप्यूट करने के लिए हमें वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर रिक्वायर्ड होता है। तो वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर बेस करता है फिर डिफरेंट जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स के ऊपर, जो कि नॉर्मली अभी तक जो हम डेटा और ट्रांजैक्शन फंक्शंस काउंट करते हैं उनमें कवर नहीं हो पाते। तो 14 टाइप के जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम आगे देखेंगे भी। और वो मल्टीपल एस्पेक्ट से चीज़ों को कवर करते हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शनैलिटी है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है, ऑनलाइन अपडेट्स हैं। तो वो तमाम और इंडिकेटर्स जो समहाउ आपके ये फाइल टाइप रेफरेंस है, डेटा एलिमेंट टाइप्स है, और ये चीज़ें कवर नहीं कर पाती, वो फिर हम कवर करते हैं इन जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू। तो ये कुछ 14 डिफरेंट जो फंक्शन पॉइंट एक्सटेंशंस हैं। पहले तो ये हमें देखना होता है कि इनमें से कौन कौन सी एक्सटेंशंस हैं जो कि हमारे सिस्टम के लिए एप्लीकेबल हैं, और फिर देखना होता है कि ये किस क्वांटिटी में एप्लीकेबल हैं। तो डिफरेंट सब्जेक्टिव रेटिंग का स्केल आप कह लें की बेस के ऊपर हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि लाजमी नहीं है कि 14 के 14 इंडिकेटर्स सारे के सारे ही एग्जिस्ट कर रहे हो आपके सिनेरियो के अंदर। इनमें से काफ़ी ऐसे हो सकते हैं जो कि एग्जिस्ट ना कर रहे हो, तो फिर उनका किसी किस्म का काउंट या इन्फ्लुएंस हम कंसिडर नहीं करते। कुछ का इन्फ्लुएंस जो है बड़ा माइल्ड होता है, कुछ का मॉडरेट होता है, कुछ का मैक्सिमम होता है। तो 5-6 डिफरेंट सब्जेक्टिव स्केल्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम बताते हैं कि हैवीली यूज कॉन्फ़िगरेशन लेवल 1 पे है, 2 पे है, किस पे है। तो डिफरेंट टाइप की जो भी आपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए मोड्स प्रोवाइड किए हुए हैं, उसकी इंफॉर्मेशन है नहीं है, कितनी है। इसी तरीके से डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग आपके एप्लीकेशन के अंदर है कि नहीं है। परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स रेस्पॉन्स टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, थ्रूपुट के कॉन्टेक्स्ट में कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट यूज़र की तरफ से। कॉन्फ़िगरेशन जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ऑलरेडी और कितने एप्लीकेशन रन हो रही हैं। बहुत ज़्यादा हैविली यूज्ड आप कह लें आपके प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है, या लिमिटेड एप्लीकेशन उसके ऊपर रन हो रही हैं। ट्रांजैक्शन रेट क्या है, कितनी फ्रीक्वेंट या लेस फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। डेली बेसिस पे भी आप मेजर कर सकते हैं, वीकली पे भी कर सकते हैं, मंथली पे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन डेटा एंट्री का रेट क्या है, एफिशिएंसी एंड यूज़र एफिशिएंसी। इसी तरीके से ऑनलाइन अपडेट्स, कितनी इंटरनल लॉजिकल फाइल्स को अपडेट करना पड़ता है इन केस ऑफ एनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो ऑब्वियसली अगर ये नंबर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका फाइल टाइप रेफरेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो फाइल टाइप रेफरेंस जब इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली आपके जो ट्रांजैक्शन फंक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो इंक्रीज होगी। कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग है या बेसिक टाइप की प्रोसेसिंग है आपकी एप्लीकेशन के अंदर, ऐसे जैसे पेरोल में हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो अनटिल अनलेस सर्टेन टाइप के केसेस या सिनेरियो के अंदर जहाँ मोर और लेस आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसी टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर की मैथमेटिकल प्रोसेसिंग इस एप्लीकेशन सिस्टम में नहीं है, लेकिन किसी में ज़्यादा हो सकती है। रीयूजेबिलिटी का एस्पेक्ट क्या है, इंस्टॉलेशन एफर्ट कितनी रिक्वायर्ड है उसकी, आप कह लें कि कितना इजी है, कितना टफ है इंस्टॉल करना। ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट में किस हद तक ईज है, किस हद तक डिफ़िकल्टी है। मल्टीपल साइट्स, आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक ही प्लेटफॉर्म के लिए है या मल्टीपल डिफरेंट साइट्स के ऊपर आपने उसको इंस्टॉल किया हुआ है। फैसिलिटेट चेंज, कितना इजी है आपकी एप्लीकेशन के अंदर कुछ चेंज या मॉडिफिकेशन लेकर आना। तो ये मल्टीपल 14 एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम इन 6 लेवल्स के ऊपर डिटरमिन करते हैं। दैट मीन्स ज़ीरो कि कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके अंदर। जिस तरह हमने यहाँ पे बात की कि हम सपोज कह दें कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग है वो आपकी एप्लीकेशन के इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका मतलब है उसका स्केल यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा या उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। फिर कुछ ऐसी हो सकती है जो बहुत ही इंसिडेंटल टाइप का इन्फ्लुएंस हो, तो उसको हम लेवल 1 दे देते हैं, मॉडरेट को 2 दे देते हैं,
एवरेज को 3 दे देते हैं, सिग्निफिकेंट को 4 दे देते हैं और स्ट्रॉन्ग जो इन्फ्लुएंस है उसको हम 5 दे देते हैं। दैट मीन्स कि इतनी कैपेसिटी या इंडिकेटर से ये चीज़ उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद हम डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस TDI कंप्यूट करते हैं, विच इज नथिंग बट अ समेशन ऑफ दीज 14 फैक्टर्स ना। तो अब ये जो समेशन ऑफ दीज 14 फैक्टर्स हैं उसके अंदर जैसे हमने बात की थी कि अगर मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग जो है दैट इज 1, परफॉर्मेंस दैट इज 2, heavily used confirmation is 0, this is 0, this is 1 and so on। तो अल्टीमेटली इन तमाम इन्फ्लुएंस की वैल्यूज़ को आपने सिंपल एडअप करना है और यहाँ पे हमारे पास फिर जो नंबर आएगा दैट विल बी द सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स और दिस इज नथिंग बट RTDI, डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस। तो वो जो TDI की वैल्यू है वो बेसिकली आपने फीड करनी है यहाँ पे इस फार्मूला में। ये फार्मूला है बेसिकली एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट को फाइंड करने का एंड दैट इज सॉरी ये फार्मूला है वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर को पॉइंट करने फाइंड करने का, जिसके अंदर आपने जो भी TDI कंप्यूट किया है उसको आप 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अंदर आप 0.65 को ऐड करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाता है। अब ये वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर आप यूज़ करते हैं अपने उस अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट या काउंट को मेजर करने के लिए जो आपने उस फंक्शन पॉइंट को के साथ जो आपने पीछे कंप्यूट किया था यहाँ पे ये वाला, इसके साथ बेसिकली आप उसको वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर को यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास एस्टिमेटेड आप कह लें एडजस्टेड फंक्शन जो काउंट है वो आ सके। और इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ये इस वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली अपने एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट काउंट के थ्रू और अल्टीमेटली हम गेट करते हैं अपना एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। सो दिस इज द लास्ट फेज और स्टेप जहाँ पे हमारा फंक्शन पॉइंट की कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट होती है। तो लेट्स सी एन एग्जांपल, एक एम्प्लॉय ट्रैकिंग की एग्जांपल है। तो एक एम्प्लॉय ट्रैकिंग सिस्टम है, एक स्मॉल स्केल का सिस्टम है जो कि या मीडियम से स्केल कह लें आप उसको, जो कि 10 से 100 एम्प्लॉयज़ की जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैनेज कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है और उसके अंदर डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स या पैकेजेस एग्जिस्ट करते हैं। लाइक ह्यूमन मास्टर है जो कि HR टाइप का यूनिट है, वेज मास्टर है जो कि पेरोल टाइप का यूनिट है और ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको नज़र आ रही है। इसके साथ कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से जिसमें पूरा फ्लो आपको नज़र आता है, हमने आइडेंटिफाई करने हैं वो डेटा और ट्रांजैक्शन फंक्शंस कि इसमें एक्सटर्नल इनपुट्स कितनी हैं, इसमें एक्सटर्नल आउटपुट्स कितनी हैं, इसमें एक्सटर्नल क्वेरीज कितनी हैं या हैं भी कि नहीं, इसमें लॉजिकल फाइल्स कितनी हैं इंटरनल और इसमें आपकी एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स कितनी हैं। तो इस सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम आउटपुट की बात करें तो 3 आउटपुट्स हैं जो कि ये सिस्टम जनरेट कर रहा है। उसमें आपकी ये मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट, आपकी ये मंथली अटेंडेंस एक्सेप्शन रिपोर्ट, इसी तरीके से आपका ये जो अटेंडेंस लेटर है, सम सॉर्ट ऑफ लेटर है, दिस इज समथिंग जो कि आपकी एक्सटर्नल आउटपुट्स के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3 एक्सटर्नल आउटपुट्स एग्जिस्ट करती हैं हमारे इस सिनेरियो के अंदर। तो ये वो कंटेंट है जो कि आपके सिस्टम ने कंप्यूट करके आपको जो है वो रिटर्न किया है। इसी तरीके से 3 हमारे पास क्वेरीज है, एम्प्लॉय क्वेरी है, डेली अटेंडेंस क्वेरी है, डेली अटेंडेंस एक्सेप्शन क्वेरी है। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल क्वेरीज हैं वो भी इस केस में एग्जिस्ट करती हैं 3। इनपुट्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे
अटेंडेंस रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम को फीड हो रही है, और इसी तरीके से ये दूसरी इंफॉर्मेशन हमारी सिस्टम को फीड हो रही है। तो ये दो आई गेस शुड बी एक्सटर्नल इनपुट्स। लॉजिकल फाइल्स की बात करें तो ये एम्प्लॉय की अटेंडेंस फाइल और ये एम्प्लॉय की फाइल, ये दो लॉजिकल इंटरनल लॉजिकल फाइल्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती हैं। और अगर हम एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स की बात करें तो इस सिनेरियो के अंदर ये चूँकि डिफरेंट मॉड्यूल है ह्यूमन मास्टर का, और इसी तरीके से ये एक डिफरेंट मॉड्यूल है वेज मास्टर का, तो ये जो दो आप कह सकते हैं इंडिकेटर्स, दीज कैन बी एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल इन दिस सिनेरियो। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ सिनेरियो बनता है, दो एक्सटर्नल इनपुट्स, तीन एक्सटर्नल आउटपुट्स, तीन क्वेरीज, दो इंटरनल लॉजिकल फाइल और दो एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। तो पहले फेज के अंदर तो हमने इस चीज़ को डिटरमिन कर लिया कि हमारे पास कितने डेटा या ट्रांजैक्शन फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब हम आगे आते हैं और हम अपने एंड डेटा और ट्रांजैक्शन फंक्शन की कंप्यूटेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सिनेरियो के अंदर एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिया है, अच्छा इसने जेनेरिक ही इसको लिखा है, जिसने एग्जांपल दी हुई है कि इस टेबल के हिसाब से अगर हमारे पास ये जो ट्रांजैक्शन कंडक्ट हो रही है इसमें हमारे पास दो फाइल्स और 10 यूज़र रिकग्नाइजेबल फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो है क्या नाम है डेटा फंक्शन है, ये एक्सटर्नल इनपुट है, तो दैट विल बी ट्रांजैक्शन फंक्शन। तो वो ट्रांजैक्शन फंक्शन एवरेज नेचर का हो सकता है, जैसे हमने बात की थी कि जो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है वो बेसिकली ये सिनेरियो है कि डेटा एलिमेंट टाइप 60 और 15 के बीच में है और फाइल टाइप रेफरेंस 2 है, तो इस बाउंड्री पर लाई करता है। सो दैट मीन्स कि एवरेज नेचर की हमारे पास जो है वो आप कह लें एग्जिस्ट करती है एक्सटर्नल इनपुट, जिस करंट एक्सटर्नल इनपुट की सपोज हम बात कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि एक्सटर्नल इनपुट्स अगर मल्टीपल हैं तो हर एक्सटर्नल इनपुट का या एक्सटर्नल आउटपुट की जो कम्प्लेक्सिटी लेवल है वो डिफर कर सकती है, वेरी कर सकती है। तो वो इंटायरली डिपेंड करता है कि जो गिवन एक्सटर्नल आपकी इनपुट है या आउटपुट है या क्वेरी है, उसके रिस्पॉन्स में फाइल टाइप रेफरेंस की क्या वैल्यू है, कितनी फाइल्स अपडेट होती हैं, और उसके रिस्पॉन्स में डेटा एलिमेंट टाइप की, डेटा एलिमेंट जो टाइप है आपकी उसकी क्वांटिटी क्या है। तो उसकी बेस के ऊपर आप फिर यहाँ पे लो, एवरेज और हाई को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा केस था, सिनेरियो था जिसमें आप डेटा ट्रांजैक्शन फंक्शंस को कंप्यूट करते थे, वहाँ पे आपके दो इंडिकेटर्स हैं, इंटरनल लॉजिकल फाइल और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। और यहाँ पे वो कह रहा है कि बेस्ड ऑन दिस टेबल एक ऐसा इंटरनल लॉजिकल फाइल जिसमें 10 डेटा एलिमेंट्स हों फॉर एग्जांपल, और 5 यूज़र रिकग्नाइजेबल फील्ड्स हों, जो कि यहाँ कहीं लाया करेगा, तो उसकी जो रैंकिंग है या उसकी जो कम्प्लेक्सिटी का लेवल है दैट कैन बी एवरेज। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने डेटा फंक्शंस हैं, कितने ट्रांजैक्शन फंक्शंस हैं, पीछे हमने देखा था। और उसके बाद सपोज हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि उनकी जो कम्प्लेक्सिटी लेवल है हर इंडिविजुअल आपके डेटा या ट्रांजैक्शन फंक्शन का वो क्या है, और उसकी बेस के ऊपर हम सपोज ये रेटिंग्स यूज़ कर रहे हैं लो, एवरेज और हाई के केस में। दिस इज़ फॉर एक्सटर्नल आउटपुट, दिस इज़ फॉर एक्सटर्नल क्वेरी, दिस इज़ फॉर एक्सटर्नल इनपुट, दिस इज़ फॉर इंटरनल लॉजिकल फाइल, दिस इज़ फॉर एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल और लॉजिकल फाइल। और हमें पता है कि हमने इन वेट्स को यूज़ करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है किन से, उनकी करस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शन फंक्शंस हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ टेबल जो कि आप बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इसको तीन मेन कंपोनेंट्स में लिखा हुआ है। ये जो पहले तीन कॉलम नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ फॉर लो कम्प्लेक्सिटी कंप्यूटेशन। ये जो अगले तीन हैं, दिस इज़ फॉर एवरेज कम्प्लेक्सिटी कंप्यूटेशन। तीनों कॉलम्स हर एक में सेम है, और जो लास्ट है वो हाई कम्प्लेक्सिटी के लिए। अब यहाँ पे इस एक रो को अगर हम उठाएं तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि हमारे
गिवन सिस्टम के अंदर एक मेरे पास एक्सटर्नल इनपुट ऐसी है जिसका कम्प्लेक्सिटी लेवल कंप्यूट मैंने किया तो आया है लो, तो उसका जो भी वेट है एक्सटर्नल इनपुट का, सपोज 3, उससे मैं उसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, विच इज़ हेयर ए मल्टीप्लाई बाई बी, और उसका आउटकम यहाँ पे मेरे पास आ गया 3। इसी तरीके से मेरे पास कोई भी ऐसी एक्सटर्नल इनपुट नहीं है जिसका कम्प्लेक्सिटी लेवल एवरेज हो, दैट इज़ ज़ीरो। तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, यहाँ पे भी आपके पास ज़ीरो ही नहीं आ जाना है। और एक मेरे पास ऐसी आप कह लें एक्सटर्नल इनपुट है जिसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हाई है, और मैं उसको उसके करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, दैट इज 6। तो टुवर्ड्स द एंड आप इन तीन नंबर्स को जो यहाँ पे आ रहा है सी, एफ और आई, इन तीनों को ऐड कर दें, तो ऐड करके आपके पास यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा जो कि उस करस्पॉन्डिंग डेटा या ट्रांजैक्शन फंक्शन का काउंट है। और इस केस के अंदर ये 6 है, ये 3 है और बीच में 0 है, तो दैट मीन्स 9 शुड बी द नंबर। इसी तरीके से सेकंड केस में देखें तो एक्सटर्नल आउटपुट ना ही लो क्वांटिटी सॉरी कम्प्लेक्सिटी की है, और ना ही, बल्कि दो ऐसी हैं जो कि हमारे पास एवरेज कम्प्लेक्सिटी की हैं, और उसका वेट है 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 10। और एक हमारे पास ऐसी है जो कि हाई कम्प्लेक्सिटी की है और उसका वेट है 7, 1 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज 7। तो 10 को 7 को आपने ऐड किया तो आपके पास आ गया 17। इसी तरीके से एक्सटर्नल क्वेरी हमारे पास 3 थी, और वो कहता है कि एक मेरे पास लो कम्प्लेक्सिटी की है, एक मिड की है और एक हाई की है। तो तीनों को उनके करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 6। 3 + 4 7 + 6 13 आ गया। फिर इंटरनल लॉजिकल फाइल हमने देखा था कि दो थी, तो वो कहता है कि एक सपोज हमारे पास जो है वो लो कम्प्लेक्सिटी की है, तो यहाँ पे 7 आ गया। इसी तरीके से ये 0 है, और ये वाली जो है अगेन हाई कम्प्लेक्सिटी की हमारे पास एक है और इसका काउंट था 50, वेट था 15, तो यहाँ पे आ गया 15, 15 + 7 दैट इज 22। और फिर हमने देखा था कि एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल भी हमारे पास दो हैं, और वो कहता है कि सपोज हमारे पास जो करंट सिनेरियो है उसमें लो कम्प्लेक्सिटी की भी नहीं है, एवरेज की भी नहीं है, लेकिन हाई कम्प्लेक्सिटी की दो हैं, दोनों ही हैं। तो जो भी उसका वेट था, सपोज 10, आपने उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया विच इज़ 20, और यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया। टुवर्ड्स द एंड आपने वो जो फार्मूला अगर आपको याद हो, ये वाला, इसमें हम क्या कर रहे थे, अभी हमने ये काम किया है कि इंडिविजुअली आप कह लें कि एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल क्वेरीज, इंटरफेस फाइल, एक्सटर्नल फाइल्स की ये वैल्यूज़ कंप्यूट कर ली। अभी हमने एग्रीगेट नहीं किया, अब हमने सब की सबमिशन करनी है। सो दैट मीन्स अब यहाँ पे आप इन तमाम को फिर ऐड कर रहे हैं, और ऐड होने के बाद यहाँ पे आपके पास जो नंबर आ रहा है 81 का, दिस इज नथिंग बट योर अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट और फंक्शन काउंट, मतलब दोनों टर्म्स यूज़ की जाती हैं। सो दिस इज़ द वे जिसमें आप एक फंक्शन पॉइंट या काउंट कंप्यूट कर सकते हैं अनएडजस्टेड नेचर का। अब हम जा रहे हैं एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट काउंट पे। तो सपोज वो कहता है कि हमारे पास जो गिवन सिनेरियो है उसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो पहला एस्पेक्ट है वो 5 है, बहुत हाई इन्फ्लुएंस है। 2 और 3 जो है हमारे पास वो 0 हैं। चौथा फिर 5 है, 5 0 है, 6 1 इज 4, 7 1 2, 8 1 is 2, 9 and 10 is 4, 11 is 3, 12 is 2, and these are nothing but degree of influence. 13 and 14 again are 5. तो हमने टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस कंप्यूट करना है, तो सिंपली इन इंडिकेटर्स को हम ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बनता है दैट इज 41। अब इसको हम जो है वो यूज़ करेंगे इस कैलकुलेशन के अंदर। तो हमने क्या देखा था कि यस, इनफैक्ट ये जो यहाँ पे वी एफ है, दिस इज टी डी आई, और इवेंचुअली ये जो पूरा कंप्यूटेशन है 0.65 प्लस टी डी आई मल्टीप्लाई बाई 0.01, दिस इज और वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। तो ये एक करेक्शन चले मैं कर दूंगा।
और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अपने अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट काउंट से, जो पीछे हमने देखा था हमारे पास आया था 81, और अल्टीमेटली हमारे पास जो एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट काउंट है दैट इज 85.86। रिमेंबर, आपका जो एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट है या काउंट है वो अनएडजस्टेड के मुकाबले में कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये वेरी करती है इंफॉर्मेशन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ही एस्पेक्ट आपको नज़र आए। ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके जो एक्सटर्नल ये इन्फ्लुएंसेस हैं वो किस हद तक ज़्यादा या किस हद तक जो है वो कम है। दिस इज अनदर एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट्स हैं 3 जो कि सिंपल नेचर की हैं, 4 एवरेज हैं, 1 कॉम्प्लेक्स हैं, और इनको सिंपली हम उनके करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से आउटपुट 6 एवरेज नेचर की हैं, 2 कॉम्प्लेक्स हैं, फाइल्स 5 कॉम्प्लेक्स हैं, एक्सटर्नल इंक्वायरीज 8 एवरेज हैं, और इंटरफेस फाइल्स 3 जो हैं वो एवरेज लेवल की हैं, 4 जो हैं कॉम्प्लेक्स हैं। और फिर टुवर्ड्स द एंड हमने इन सब को जब काउंट किया, एडअप किया, तो हमारे पास 240 आ गया अपना अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। उसके बाद हमने अज्यूम किया कि हमारे पास ये कुछ 4-5 इंडिकेटर्स हैं हमारे जीएससी के, और उनकी जो डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस है, पहले की 3 है, फिर 2 है, फिर अगले की 4 है, नेक्स्ट की 3 है, और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग की 5 है। और फिर सपोज हमने इसका एडजस्टमेंट फैक्टर या टीडीआई कंप्यूट किया विच इज़ 17, और उसको फिर हमने एडअप किया इस इक्वेशन के अंदर, और अल्टीमेटली हमें एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट या काउंट मिल गया विच इज़ 197। अब पिछली एग्जांपल में हमने देखा था कि हमारा जो अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट था वो कम था एज़ कम्पेयर टू एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास जो सिनेरियो है उसमें हमारे पास अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट जो है वो एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा है, सॉरी कम है। तो इसका मतलब है कि दोनों पॉसिबिलिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। नाउ देर आर 1 or 2 मोर इंडिकेटर्स जो कि हम कंप्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज फंक्शन पॉइंट्स और काउंट। इवेंचुअली हम क्या चाह रहे हैं कि कॉस्ट को एस्टिमेट कर लें, और टाइम को एस्टिमेट कर लें, या रिसोर्सेज को एस्टिमेट कर लें। तो वो कहता है कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मल्टीपल एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं, और एज अ होल ऑन एवरेज 18 फंक्शन पॉइंट्स पर मंथ डेवलप करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑब्वियसली कोई 20 करता होगा, कोई 25 करता होगा, कोई 15 करता होगा, तो एन एवरेज रेशियो उसने निकाली है कि ऑन एवरेज कोई 18 फंक्शन पॉइंट्स पर मंथ हर बंदे के ऊपर आते हैं, मतलब इतनी कैपेसिटी है। और हमारे पास अगर टोटल जो हमारा एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट या काउंट 197 आता है, और हमें ये पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में कितनी है, तो हम ये एटलीस्ट कंप्यूट कर सकते हैं कि कितने रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड होंगे, कितने पर्सन्स प्रोग्रामर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो 197 को सिंपली आप डिवाइड कर दें 18 पे, तो हमारे पास 11 पॉइंट समथिंग कोई नंबर आएगा। सो दैट मीन्स ऑन एवरेज अगर हमारे पास 11 प्रोग्रामर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये 197 फंक्शन पॉइंट जो है हम डेवलप कर सकते हैं 1 महीने के अंदर। और सपोज अगर आपके पास 2 महीने हैं, तो फिर 11 के बजाय 5-6 के साथ भी उसको मैनेज किया जा सकता है। इसी तरीके से वो कहता है कि इफ़ ऑन एवरेज एक प्रोग्रामर की पे बनती है $5,200 पर मंथ, एंड अगेन प्रोग्रामर एक की से ज़्यादा हो सकती है, दूसरे की कम हो सकती है, तो ये एवरेज अमाउंट है जिसमें तमाम किस्म के डायरेक्ट पे और एडिशनल जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो मिला के एक नंबर उसने निकाला है। तो कहता है कि अगर ये नंबर हमारे पास है तो हमारे पास लेबर कॉस्ट उस प्रोजेक्ट की क्या होगी। रिमेंबर, कॉस्ट के अंदर तो और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ वो
एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं उस पार्टिकुलर सिनेरियो के अंदर। तो हमारे पास चूंकि हमने कहा है कि एक महीने के अंदर हमने सपोज ये फंक्शन पॉइंट्स इतने डेवलप करने हैं, तो उसमें हमने कंप्यूट कर लिया था कि टोटल 11 बंदे हमें रिक्वायर होंगे। तो इसका मतलब है कि 11 बंदों को आप सिंपली उनकी एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें, विच इज़ $57,200। तो इतनी लेबर कॉस्ट बनेगी इन फंक्शन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए विद इन 1 मंथ। तो इस टाइम के ऊपर अभी हमारा कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, अभी हमारे पास सिर्फ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस हैं या अर्ली स्टेज के ऊपर चीज़ें हैं। उससे हमने अगर कंप्यूट कर लिया ये फंक्शन पॉइंट्स काउंट, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको अगर एक महीने के अंदर ये चीज़ डेवलप करनी है तो कितनी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी, कितनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको स्पेंड करनी पड़ेंगी। तो आप एटलीस्ट अपने जो कैपेसिटी है, अपनी जो रिसोर्सेज हैं, उसको बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके पास इतने एम्प्लॉयज़ या इतने प्रोग्रामर्स एग्जिस्ट नहीं करते, उसका मतलब है कि आपको न्यू बंदों को हायर करना पड़ेगा या सर्टन लोगों को डिफरेंट टीम से उठा के यहाँ पे लाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप समझते हैं कि इतने जो कॉस्ट है वो शायद आप एक मंथ बेयर ना कर सकें, तो उस केस के अंदर इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन फंक्शन पॉइंट्स को एक महीने के बजाय थोड़ा सा आगे ज़्यादा टाइम के अंदर लेकर चले जाया जाए, तो डिफरेंट पॉसिबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अर्ली स्टेज के ऊपर फंक्शन पॉइंट्स काउंट्स जो है वो ये बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करती है कि हम उस स्टेज के ऊपर जब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट भी नहीं हुई है, हम ये प्रिडिक्ट कर सकें कि हमें कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, हमें कितनी लेबर कॉस्ट जो है वो पड़ेगी। और इसी तरीके से और दूसरे भी इंडिकेटर्स कुछ आप के जो है वो एस्टिमेट हो सकते हैं उस टाइम के ऊपर, जब तक आपके पास कोई चीज़ फिजिकली डेवलप नहीं हुई, लेकिन एक जो फंक्शन पॉइंट है या काउंट है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। So, this is the entire process of what you can say the function point और count analysis, जिसमें हमने देखा कोई 8-9 के करीब फेजेस थे या स्टेप्स थे। उसमें हम डिटरमिन करते हैं नेचर ऑफ एप्लीकेशन काउंट, स्कोप और बाउंड्री को डिफाइन करते हैं, एलिमेंट्री प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद डेटा फंक्शंस को मेजर करते हैं, ट्रांजैक्शन फिगर्स को मेजर कर फंक्शंस को मेजर करते हैं, फिर हम अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट या काउंट को मेजर करते हैं, डिटरमिन करते हैं, उसके बाद एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट या काउंट को मेजर करते हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्टेप जो कि हम अडॉप्ट करते हैं या हम फॉलो करते हैं इस फंक्शन पॉइंट कैलकुलेशन या एनालिसिस में। सो नाउ वी कैन हैव क्वेश्चंस। तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं।